हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि रजत कैसा इंसान था। एक पल में वो गुस्से से भर जाता तो कभी बड़े ही सलीके से बातें करता। रजत खुशी के लिए एक पहेली सा बनने लगा था। कुछ ही पलों में खुशी ने सोच लिया कि रजत ने उसे नाम मात्र की शादी की है। उससे बस उसे परेशान करने में और लोगों को अपनी रेपुटेशन दिखाने के लिए ही रखा है। खुशी अब भी उन कपड़ों में ही थी। वो उन्हें चेंज भी करना चाहती थी और नहीं भी करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि रजत अभी आएगा और बोलेगा कि हमें कहीं जाना है, इसलिए मैंने तुम्हें ये ड्रेस पहनने के लिए कहा था। लेकिन रजत नहीं आया। खुशी ने लगभग 1 घंटे तक इंतज़ार किया और फिर कपड़े चेंज कर कमरे से बाहर आ गई। खुशी जैसे ही बाहर आई उसे गेस्ट रूम में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। उसने खुद से कहा, घर में तो मेरे और नौकरों के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोली के मुताबिक वो इंसान ऑफिस किया हुआ है। और फिर यहाँ कौन बैठे हैं? खुशी थोड़ी सी आगे बढ़कर गेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर झांकने लगी तो पाया घर में जितने भी काम करने वाले थे वो सब सोफे पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। कोई कैसे पसरा था तो कोई किस तरह, साथ में कुछ खाने पीने के सामान भी था। घर में कम से कम 7 नौकर थे जिनमें औरतें नहीं थी, इसलिए खुशी ज़्यादा आगे नहीं गई। जोली यहाँ नहीं था तो खुशी ने उसे ढूंढने के लिए दूसरी ओर चली गई। तभी जोली उसे सीढ़ियों से आता हुआ दिखाई दिया तो खुशी उसकी ओर बढ़ गई। जोली ने खुशी को देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर बोला, आपको कुछ चाहिए दी? मैं आ जाता आपके पास रूम में, आप बाहर क्यों आई? खुशी ने ऊपर देखते हुए कहा, वहाँ कौन रहता है और ये घर के सारे नौकर ऐसे कैसे बैठे हैं? जोली ने लंबी सांस लेकर कहा, ये नौकर ऐसे ही हैं, सर के जाते ही घर पर अपना राज समझने लगते हैं। खुशी ने ऊपर की ओर इशारा कर कहा, और वहाँ क्या है? जोली, वहाँ सर के दादाजी रहते हैं, वो बीमार है, चल फिर नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं, बस देख और सुन सकते हैं। खुशी जोली की बात सुनते ही जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली, अच्छा मैं मिलकर आती हूँ। जोली ने खुशी को रोकने की कोशिश की, लेकिन खुशी तब तक आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी, इसलिए जोली ने कुछ नहीं कहा और किचन में चला गया। खुशी ऊपर आई, वो सबसे पहले वाले रूम में चली गई, लेकिन जब वो अंदर आई तो पाया यहाँ बुक्स ही बुक्स रखी थी। ये एक लाइब्रेरी की तरह दिखाई पड़ रही थी। खुशी की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, चलो बुक्स तो पढ़ने को मिलेगी यहाँ। लेकिन खुशी बाहर आती हुई बोली, पहले मुझे उस जंगली इंसान के दादाजी को देखना है। खुशी अब दूसरे कमरे में आ गई। यहाँ खुशी जैसे ही कमरे में पहुँची वो सामने बेड पर सो रहे शख्स को देखकर वहीं ठिठक गई। खुशी दरवाजे से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। उसने अपने कदम पीछे लिए और दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वो कांपने लगी, लेकिन फिर भी अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। खुशी ने अपने आप को संभाला और आंसू को पोंछ कर आगे बढ़ने को हुई, तभी पीछे से जोली बोला, रुको दी। खुशी रुक गई तो जोली आगे बोला, आप वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि सर ने किसी को भी उनके पास जाने से मना किया है और आपके लिए उन्होंने सख्ती से कहा है कि आपको ऊपर ना आने दिया जाए। जोली के ये शब्द सुनकर खुशी को गुस्सा आया तो खुद की बेइज्जती भी महसूस हुई, लेकिन फिर भी वो रजत की परवाह किए बिना आगे बढ़ गई। उसने 3-4 कदम ही रखे होंगे कि कमरे में एक अलार्म सा बजने लगा। खुशी के कदम एक बार फिर ठिठके, लेकिन अब खुशी नहीं रुकी और बेड पर सोए इंसान के पास जाकर खड़ी हो गई। खुशी के सारे नौकर अब इस कमरे के बाहर आ चुके थे। हालांकि यहाँ आने की इजाज़त हर किसी को नहीं थी, इसलिए सब बाहर ही खड़े अंदर की ओर झांक रहे थे। वो इंसान जो आंखों से सिर्फ खुशी को देख रहा था कुछ बोल नहीं रहा था। खुशी ने उसका हाथ अपने हाथों में ले रखा था और लगातार आंसू बहा रही थी। बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसलिए वो चुप थी। खुशी ने खुद को बोलने के लिए तैयार किया ही था कि तब तक रजत वहाँ आ चुका था। रजत खुशी के ठीक पीछे खड़ा गुस्से में उसे घूर रहा था। वहीं खुशी को इसका
वहीं खुशी को इसका आभास तक नहीं था। खुशी ने धीरे से कहा, दादाजी। तभी रजत बोल पड़ा, तुम यहाँ किस से इजाज़त लेकर आई हो लड़की? रजत की आवाज़ सुनते ही खुशी के हाथ कांपने लगी। उसने कांपते हाथों से दादाजी के हाथ को छोड़ दिया और वहाँ से उठ गई। रजत ने फिर से एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? खुशी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने लगी। तभी रजत ने उसे बाजू से पकड़कर कहा, तुम्हें कहा ना मैं बात करूं जब तुम्हारी नज़र मुझ पर होनी चाहिए, कहीं और नहीं। खुशी ने अब भी अपने सिर को ऊपर नहीं किया तो रजत ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया, जिससे खुशी को दर्द होने लगा। रजत ने गुस्से से कहा, क्या करने आई हो यहाँ? इस कमरे में आने की इजाज़त किसी को नहीं है, समझी? चले जाओ यहाँ से। रजत ने खुशी को खींचकर बाहर की ओर धकेल दिया। खुशी की आंखों में आंसू अभी भी बह रहे थे। उसने धुंधली नज़रों से दादाजी को देखा और वहाँ से चली गई। रजत अब अपने दादाजी के पास बैठा और उन्हें देखते हुए बोला, सॉरी दादाजी, आगे से ध्यान रखूँगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। रजत चला गया तो बेड पर सोए इंसान ने मन ही मन कहा, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? मैं बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, रो नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं राजवीर सिंघानिया, जो कभी मशहूर बिजनेसमैन हुआ करता था, आज इस हालत में पड़ा हूँ। मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी कि मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूँ कि मुझे किसी के आने से परेशानी नहीं होती, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा ना समझ पोता यह सोचता है मैं अकेला यहाँ पड़ा खुश हूँ। कभी इसके साथ ऐसा हो ना तब पता चले। कुछ वक्त अकेले कमरे में बिताना पड़े बिना किसी फ़ोन इंसान के तो कैसा लगता है, नालायक कहीं का। इधर खुशी अपने रूम में आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जोली भी उसके पास ही खड़ा था और उसके रोने का कारण जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोल रही थी। इसलिए वो वहाँ से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि अब रजत यहाँ आने वाला है। रजत के हर कदम और फैसले को जोली जानता था, इसलिए उसने यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। रजत जब खुशी के कमरे में आया तो वो बेड के सहारे ज़मीन पर बैठी थी। उसका चेहरा दूसरी ओर था, जिसे रजत उसे रोते हुए नहीं देख पाया। रजत खुशी के ठीक पास आया और अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखकर बोला, जब जोली ने तुम्हें मना किया था कि वहाँ नहीं जाना तो तुम वहाँ क्यों गई? क्या करना चाह रही थी तुम? किस मकसद से आई हो तुम मेरे घर में? क्या मेरे दादाजी को फिर से चोट करने आई हो? खुशी, जो रजत की बातें सुन तो रही थी, उसके कानों में उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी, मानो उसे जिस्म की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो गई। वो रजत की इन जली कटी बातों पर फूट फूट कर रोना चाहती थी और कहना चाहती थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करने आई, बल्कि वो तो उनकी सेवा मदद करना चाहती है। खुशी चाहती थी कि वो रजत को बोले कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन उसमें इतनी भी क्षमता नहीं बची थी कि वो जवाब दे। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने खुशी के कंधे पर हाथ रखा। तभी खुशी रजत के हाथ पर आ गिरी। रजत ने खुशी को संभालते हुए गोद में उठा लिया। खुशी की आंखें हल्की सी बंद थी, जिसे रजत समझ गया कि खुशी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसे बेड पर सुलाया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। तब तक रजत ने खुशी को ध्यान से देखना शुरू किया। रजत ने खुशी के मासूम से चेहरे को देखकर धीरे से कहा, इतना मासूम चेहरा, लेकिन कोई इतना घिरा हुआ कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम कितनी कपटी लड़की हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए यह सब कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे कर लेती हो तुम यह सब। कुछ देर में डॉक्टर आया तो उसने रजत से कहा, क्या बात है रजत, शादी के दूसरे दिन ही बीमार कर दिया भाभी को? डॉक्टर रजत का दोस्त ही था, इसलिए उसने मजाकिया अंदाज में यह सब बोला था। रजत ने एक नज़र घूरकर उसे देखा, फिर बोला, तुम अपना काम कर, ज़्यादा जुबान मत चला। डॉक्टर ने खुशी के सिर को चेक किया तो उसे बहुत गर्म महसूस हुआ, इसलिए उसने रजत को ताना मारते हुए कहा, बुखार है इन्हें, लगता है ठीक से ध्यान नहीं रखा तूने। रजत कुछ नहीं बोला तो डॉक्टर ने खुशी की नब्ज़ देखी तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। अब उसने अपने साथ लाए बैग को खोला और उसमें से कुछ सामान निकालकर खुशी को चेक करने लगा। तभी रजत बोल पड़ा, ये क्या कर रहा है तू?
तू इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? नॉर्मल फीवर ही होगा ना, दवा दे और जल्दी से काम ख़त्म कर। डॉक्टर ने रजत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कभी खुशी की आंखों को खोलकर देखता तो कभी उसके दिल की धड़कनें सुनता। करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लेकर कहा, तुझसे ज़रूरी बात करनी है, बाहर चल। रजत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उसके पीछे पीछे चल दिया। डॉक्टर ने बाहर आकर कुछ दवाइयाँ लिखकर जोली को लाने को भेजा। जोली चला गया तो उसने रजत की ओर देखकर कहा, देख भाई, तेरी नई नवेली दुल्हन की हालत ठीक नहीं है। वो किसी चीज़ से या बात से तनाव में है और मुझे लगता है ये तनाव काफ़ी वक्त से है। वो इतनी कमज़ोर है कि खुद उठ भी नहीं सकती। पता नहीं इतने दिन में कैसे ये सब झेल रही है। अभी तक मुझे तो यही समझ आया है, बाकी जब वो होश में आएगी तब पता चलेगा कि बात क्या है। रजत को जैसे कोई धक्का सा लग गया, क्योंकि जो उसे खुशी के बारे में बताया गया था वो उसे बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी। उसे बताया गया था कि खुशी बोल्ड लड़की है, वो किसी की परवाह नहीं करती, उसे बस पैसे से मतलब है, इसलिए वो उससे शादी कर रही है। लेकिन जैसा उसके डॉक्टर दोस्त ने बताया था कि वो तनाव में है, तो किस वजह से वो तनाव में थी, उसे उसके पैसे तो वो दे चुका था। रजत खुशी को समझने में एक बार फिर हार गया था। जोली आया तो डॉक्टर ने खुशी को कुछ इंजेक्शन दिए और रजत से उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर चला गया। रजत ऑफिस जाना चाहता था, लेकिन खुशी को अकेले भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। वो ना चाहते हुए भी खुशी की ओर खींचा चला जा रहा था। वो इतना खुशी से दूर जाना चाहता था, वक्त उसे उसके करीब ला रहा था। रजत सोफे पर बैठा खुशी को देख रहा था। उसे खुशी के चाचा की बात याद आई कि खुशी सिर्फ पैसों से प्यार करती है, इसलिए आप उसे पैसे दीजिए और फिर आप जो कहेंगे वो करेगी। रजत के दिमाग में एक बार फिर खुशी के लिए नफरत पैदा होगी और वो उठकर चला गया।